हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमें दरअसल पढ़ना क्या-क्या है। बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग वाला कंप्यूटर हमें नहीं पढ़ना है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनको हमें पढ़ना है। दरअसल कंप्यूटर हमें भारी क्यों लगने लगता है कि कंप्यूटर की वो फॉर्म जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं या डायरेक्ट हमें समझ होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने कभी देखी नहीं, समझी नहीं या अवेयरनेस नहीं है, तो उस वजह से क्या होता है, कंप्यूटर एक भारी सब्जेक्ट लगने लगता है। एग्ज़ाम में अगर सवालों का पैटर्न देखें, अगेन 3 रेंज के सवाल हैं। सबसे पहले बहुत ही बेसिक सवाल जो हर कोई जानता है, हर कोई समझता है, हर कोई उन्हें सही भी करेगा, लेकिन गलती होगी तो कहाँ होगी? ओवर कॉन्फिडेंस में, कि ये तो पता ही है। कई बार ऑप्शन गलत पढ़ लिए, कई बार सवाल पूरा सही नहीं पढ़ा। दूसरा टाइप जो कि अंतिम होता है, वो है बहुत टफ सवाल। मान लीजिए 10 सवाल हैं, 10 में से 2 या 3 सवाल ऐसे होंगे ही होंगे, जो काफ़ी टफ होते हैं। यानी जब पेपर सेटर होता है, तो वो कुछ तो सोच समझ के जब पेपर बनाता है, तो वो थोड़ा ये भी तो दिखाना चाहता है ना कि हर सवाल का तुम जवाब नहीं दे सकते। कुछ होता है ना, हमेशा क्वेश्चन पेपर में आप जब देखोगे कोई भी एग्ज़ाम हो, कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं कि ये कैसे भई कोई कैसे बता सकता है ये बात, है ना? तो उन सवालों को भी हम अलग रख देते हैं। लेकिन इन बिटवीन जो सेकंड सेक्शन होता है, वो सेक्शन होता है जो हमारे ध्यान से ना पढ़ने के कारण हम वो सवाल गलत करते हैं। ठीक? कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि पैटर्न रहा है फैक्ट से सवाल पूछने का। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें उतनी है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम लैंग्वेज से ये बात तो समझ लेंगे कि हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं। मान लीजिए हम प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, तो हम समझेंगे कि प्रोसेसर क्या काम करता है, क्यों ज़रूरी है। लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक चीज़ और हमें समझनी होगी कि कंप्यूटर को पढ़ते हुए बहुत सारे फैक्ट्स हमें याद रखने पड़ेंगे। अब उन फैक्ट्स को याद करने का कोई ऐसा पर्टिकुलर तरीका तो है नहीं, ठीक? हाँ, जहाँ पर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी, वहाँ कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा। तो कंप्यूटर में हमें पढ़ना क्या-क्या है? हिस्ट्री पढ़नी है कंप्यूटर की, जनरेशन और टाइप्स पढ़ने हैं कंप्यूटर के, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ने हैं, हार्डवेयर पढ़ने हैं, नंबर सिस्टम पढ़ना है, नेटवर्किंग भी कंप्यूटर का पार्ट है और हमें इंटरनेट, डीबीएमएस, एमएस ऑफिस और कुछ मिसेलेनियस टॉपिक हमें कंप्यूटर के अंतर्गत कवर करने हैं। इसके बाहर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर से पूछा जाएगा। इन टॉपिक्स के बाहर कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद से प्रिपेयर करनी होंगी। मैं आपको नाम बता दूँगी कि ठीक है, इसके बारे में थोड़ा-सा आप देख लेंगे। जो भी किताब आप प्रेफ़र कर रहे हैं या गूगल पर तमाम तरह की सारी इन्फॉर्मेशन है ही। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद से करनी होंगी, बाकी मैक्सिमम चीज़ें हम यहाँ कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम हिस्ट्री से। हिस्ट्री में हम ये समझेंगे कि कैसे-कैसे देखिए, साइंस चाहे वो फिर कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी हो, स्पेस टेक हो, आप डिफेंस हो, वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर एक इवॉल्व होता है ना? तो हिस्ट्री में हम समझेंगे कि कैसे कंप्यूटर की अवधारणा सामने आई, कहाँ से शुरुआत हुई कंप्यूटर की, क्या कंप्यूटर इसी फॉर्म में हमने सोचा था? जो कि हमारा मोबाइल भी क्या है? कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, है ना? डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? कंप्यूटर। लेकिन सोचिए थोड़ा-सा पीछे जाकर, क्या कंप्यूटर इसी फ़ॉर्म में हमेशा हमारे सामने रहा होगा या इसकी बहुत अलग फ़ॉर्म पहले होगी हमारे पास? ठीक, तो वो हम हिस्ट्री जानेंगे कि कहाँ से कंप्यूटर की शुरुआत हुई, सबसे पहले किस तरह के कंप्यूटर देखे गए, हिस्ट्री से सवाल बन जाता है। फिर हम जनरेशंस की बात करेंगे। जनरेशन का मतलब इतना सा है सिर्फ़ कि पुराने कंप्यूटर यानी जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई, तो उसमें कुछ चेंजेज़ हुए होंगे हमेशा। उन चेंजेस के आधार पर हमने उन्हें जनरेशन का नाम दे दिया। तो समझेंगे कि अभी हम कौन-सी जनरेशन के कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली हम 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स अभी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? फिर हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। यानी हम देखेंगे कि साइज़ के आधार पर, पर्पस के आधार पर यानी क्या उद्देश्य है कंप्यूटर का, ठीक है? और थोड़ा-सा वर्गीकरण हम समझेंगे कंप्यूटर का कि क्या होता है। तो ये टॉपिक्स हैं हिस्ट्री में जो कवर होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करें अगर कंप्यूटर की, तो देखिए कंप्यूटर का पहले मैनुअल एरा था। आपने अबेकस देखा है? अगर किसी ने किसी को अपनी याद हो नर्सरी क्लास, तो नर्सरी क्लास में अबेकस होता था।
2 डंडे होते थे और उनके बीच में थ्रेड बना हुआ होता था, बंधा हुआ होता था और उसमें गोल-गोल क्या होते थे मोती टाइप की संरचनाएँ या फिर लकड़ी के गुटके इस तरह की संरचना होती है, उस संरचना को हम पूरी संरचना को अबेकस कहते हैं, क्योंकि वो गिनती सिखाने का एक तरीका है, ठीक है? तो कंप्यूटर यानी जो मैनुअल कंप्यूटर पहला माना जाता है, वो टॉय के रूप में अबेकस को माना जाता है, जिसका आविष्कार चीन में हुआ था। ये क्या करता था? सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन करता था। ठीक है, आपने अभी मैं आपको इसका तस्वीर भी दिखा दूँगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, तो 1602 में सबसे पहले अबेकस जो कि एक खिलौने के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, उसे सबसे मैनुअल इरा का कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है? अब नेपियर बोन ने जॉन नेपियर ने नेपियर बोन एक तरह का ये भी जैसे अबेकस था, उसी का थोड़ा एडवांस वर्ज़न समझ लीजिए। अबेकस में केवल सब्सट्रैक्शन एडिशन होता था, जबकि जो नेपियर था, इसमें क्या होता था? इसमें मल्टिप्लिकेशन भी होता था। देखिए, नेपियर बोन ये है, एक तरह का कैलकुलेशन आपने आजकल रील्स वगैरह जो इंस्टाग्राम पर होती है, तो आप उसमें इस तरह के मैजिक ट्रिक्स होती है ना कुछ-कुछ कि ऐसे बना देते हैं, कॉलम बना देते हैं, फिर उसके बाद करते हैं इसको इससे गुना करने पर मान लीजिए यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ 8 है, तो इनको गुणा करने पर जो आएगा, इनको गुणा करने पर भी वही आएगा, इनको तो उसी कॉन्सेप्ट पर जो अभी मैजिकल ट्रिक्स है ना, ये सब जो चलता है, दरअसल उसी का एक टाइप समझ लीजिए ओल्ड वर्जन जो क्या था नेपियर बोन्स नेपियर बोन ऐसा दिखता था। अबेकस आपने सबने देखा होगा, अबेकस इस तरह का दिखाई देता है, कुछ अलग-अलग भी इसमें रंगीन कलर की बॉल्स होती हैं, ठीक है? तो इसके बाद बात आती है मैकेनिकल एरा की। मैकेनिकल एरा की अगर हम बात करें तो ब्लेस पास्कल ने डिस्कवर्ड किया था पास्केलाइन, ठीक? आप मुझे बताइए कि क्या गाड़ी में लगा हुआ स्पीडोमीटर कंप्यूटर नहीं है? कंप्यूटर है। जो भी आपको कंप्यूटर में ना दरअसल हमें कंप्यूटर का भरम भरम क्या हो जाता है कि हमें लगता है कंप्यूटर का मतलब बस इतना ही है कि जो हमारा लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, यही कंप्यूटर है। कंप्यूटर हर वो ऑब्जेक्ट कंप्यूटर कहलाएगा जो किसी तरह के इनपुट के बाद कोई प्रोसेसिंग करे और उसके बाद कोई आउटपुट दे, ठीक है? तो आउटपुट दे रहा है, स्पीडोमीटर भी तो आउटपुट दे रहा है। तो ब्लेस पास्कल ने डिस्कवर किया था पास्कलाइन, इसके द्वारा होल नंबर की, ये बस याद रखिएगा, होल नंबर की एडिशन और सब्सट्रैक्शन की जाती थी और इसका यूज शुरुआत में स्पीडोमीटर में किया जाता था। गाड़ियों के जो स्पीडोमीटर है, इनफैक्ट अभी भी कुछ कार में कहा जाता है, मारुति की कुछ कार में अभी भी ब्लेस पास्कल द्वारा डिस्कवर किए गए पास्कलाइन का इस्तेमाल होता है। ये है पास्कलाइन पुराना, ठीक है? तो ये भी क्या है? उस जमाने का कंप्यूटर। फिर विलियम शिखैर्ड, इन्होंने डेवलप किया था फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक? तो पूछा जाता है फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वाज डिस्कवर्ड बाय, तो विलियम स्कीखार्ड। उसके बाद चार्ल्स बेबेज, आप ये नाम जानते ही होंगे, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहला क्या डिस्कवर किया था? एनालिटिकल इंजन, ठीक है? और इन्होंने ये भी लिख लीजिए कि जो चार्ल्स बेबेज थे, इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इन्होंने पहला एनालिटिकल इंजन बनाया था, डिजाइन किया था और पहला ऐसा कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन जो है, ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसे प्रोग्राम किया जा सकता था। इससे पहले प्रोग्राम नहीं होते थे कंप्यूटर, ठीक है? सिंपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन कर रहे थे। जैसे अगर चार्ल्स बेबेज से पहले हम बात करें, तो जैकार्ड लूम 1801 में इन्होंने एक बुनाई की मशीन बनाई थी, जो किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न पर कपड़े बुनती थी। तो अब वो बुनाई की मशीन भी क्या है? कंप्यूटर है, इतिहास में, हिस्ट्री में। क्योंकि कंप्यूटर अचानक से तो किसी के दिमाग में नहीं आया होगा ना कि हम कुछ टाइप करेंगे, प्रोसेस करेंगे, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। तो मैं आपको जो ये वेरिएशंस बता रही हूँ, इन वेरिएशंस को बताने का क्या रीज़न है? सिर्फ इतना कि आप इस बात को समझें कि कंप्यूटर एक दिन का इवोल्यूशन नहीं है कि बस आँख बंद हुई किसी की रात को, उसको सपना आया कि कोई ऐसी डिवाइस बनाई जाए। ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, किसी भी फील्ड में नहीं होगा। ठीक है? तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन को डिजाइन किया था और पहला ऐसा कंप्यूटर बनाया था जिसे प्रोग्राम किया जा सके। अगस्ता लॉरेंस को याद रखना है, ये पहली प्रोग्रामर थी।
जिन्होंने पहला प्रोग्राम बनाया था उनका नाम था लेडी लॉरेंस या फिर अगस्ता लॉरेंस। इसको याद रखना है, बहुत सॉरी लेडी लवलेस, या याद रखना है इनको अगस्ता लवलेस, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना है, ये फर्स्ट प्रोग्रामर थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल। अब हम बात करें अगर इलेक्ट्रॉनिक इरा की, क्योंकि इससे पहले जो हम देख रहे हैं मैनुअल है, मैकेनिकल है। अब हम बात करें अगर इलेक्ट्रॉनिक इरा की, तो इलेक्ट्रॉनिक इरा में सबसे पहला ऑपरेशनल जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसका नाम था ENIAC। फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसको डिस्कवर किया था जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मूचली ने, ठीक है। ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। कौन सी? पूछा जाता है कि पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो ये इंपॉर्टेंट है। डिस्कवर किसने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि ये बहुत बड़ा था, 1800 स्क्वायर फीट का कंप्यूटर था, जिसे 18,000 वैक्यूम ट्यूब का जिसमें इस्तेमाल होता था। अब ये वैक्यूम ट्यूब क्या है? दरअसल सर्किट की जरूरत होती है कंप्यूटर को, जो हम पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे। कंप्यूटर चलेगा तो किसी चीज से चलेगा ना, है ना। उसमें जो प्रोग्रामिंग होगी, जो काम होगा पूरा, वो किसी के जरिए से होगा। तो शुरुआत में जो सर्किट इस्तेमाल हुए वो क्या थे? वो वैक्यूम ट्यूब्स थी। तो इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। ये पीपीटी आपको मिल जाएंगी सभी, लेकिन फिर भी जितनी चीजें हो सके वो नोट डाउन करिएगा। अगेन हम बार बार यही बात कहते हैं कि जब आप नोट डाउन करते हो, एक मेमोरी क्रिएट होती है। उस मेमोरी की वजह से कई बार क्या होता है ना कि आपने रिवीजन कम किया है या नहीं किया है, तब भी क्या होगा कि जब आप पढ़ रहे होंगे क्वेश्चन एग्जाम में या एमसीक्यूज जब आप घर पर सॉल्व कर रहे होंगे, तो कई चीजें इसलिए आपको याद आ जाती हैं क्योंकि वो आपके हाथों ने लिखी होती है खुद पन्नों पर, है ना। फिर बात करते हैं इटसेट, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज था। 1949 में इसे बनाया गया, और ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें क्या था? स्टोरेज था। तो ये लिख लीजिए इसमें ऐड प्रोग्राम स्टोरेज डिजिटल कंप्यूटर, या तो स्टोरेज था या फर्स्ट कंप्यूटर हैविंग प्रोग्राम स्टोरेज डिजिटल कंप्यूटर। ऐसा पहला कंप्यूटर जिसमें क्या था? प्रोग्राम स्टोरेज डिजिटल कंप्यूटर था ये, ठीक है। एक और बात, कोई भी ये फरमाइश नहीं करेगा कि हमें नोट्स हिंदी में दे दीजिए। नहीं है, ये सब हिंदी में। मैंने बहुत सारी चीजें लिख भी दी हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि मैं यहां पर इलेक्ट्रॉनिक को ऐसे लिखूं, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेकार की बात है, इसमें पढ़ना ही नहीं है ना। बेकार की इन द सेंस, अगर कम चीजें होती तो हम देवनागरी में प्रिपेयर कर लेते, लेकिन जब इतनी ज्यादा चीजें हैं तो हमें इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। हमें सिंपल शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, क्योंकि वो भी डायरेक्ट सवाल भी पूछे जाते हैं। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम अंग्रेजी में ही चीजों को याद करें। थोड़ी बहुत स्पेलिंग इधर उधर होगी, आपको वहां लिखना तो है नहीं, आपको तो वहां ऑप्शन देख के टिक करना है ना। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। फिर इडवेक की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये 1951 में क्या हुआ? इसको बनाया गया, ठीक है। और ये इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमें याद ये रखनी है कि डॉक्टर जेवी न्यूमैन ने इसको बनाया था। और न्यूमैन के लिए एक और जो बात हमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है, इन्होंने ही आइडिया दिया था किसका? बाइनरी फॉर्म का। कंप्यूटर लैंग्वेज में जो हम बाइनरी लैंग्वेज पढ़ते हैं उसका आइडिया किसने दिया था? न्यूमैन ने दिया था। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमैन गिव आइडिया ऑफ स्टोरिंग बोथ इंस्ट्रक्शनल एंड डाटा इन बाइनरी फॉर्म। और बाइनरी फॉर्म क्या होती है? 0 1। देखिए, अभी हम लैंग्वेजेस पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें आगे क्लियर होंगी, ऐसी चीजें होती रहेंगी, ओवरलैप होती रहेंगी। जब हम और सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, जब साइंस की बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, तब भी ऐसा होता है ना कि जब हम सेल पढ़ रहे हैं तो कोई चीज ओवरलैप होगी किसी और लेक्चर के साथ। जब हम ब्लड पढ़ रहे हैं या हम सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं, तब हमें समझ नहीं आ रहा ब्लड, तब हमने ब्लड पढ़ लिया, लेकिन अभी कोई चीजें ओवरलैप हो गई
इम्यूनिटी के साथ, फिर इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो वो क्लियर होगा। तो इस तरह की चीज़ें कुछ-कुछ ओवरलैप होगी जिनको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, मतलब परेशान नहीं होना है उनसे। आगे बढ़ें तो फिर बात आती है यूनिएक की, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था जिसे बनाया था आईबीएम ने 1951 में। और आप जानते हैं कि आईबीएम का क्या था? आईबीएम कमर्शियल कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी। तो आईबीएम द्वारा 1951 में बनाया गया पहला डिजिटल कंप्यूटर जिसका नाम था क्या? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था। अब ये कुछ सवाल हैं आप लोगों के लिए। आपको फर्स्ट प्रोग्रामर लिखना है, अभी पीछे ही पढ़ा है ना? अगस्ता लवलेस, है ना? सेकंड क्वेश्चन है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है और फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? नोट डाउन करिए, उसके सामने आंसर लिखिए, बिना पन्ने पलटे पीछे, बिना पीपीटी देखे आप इसके आंसर लिखोगे तो होगा कि हाँ आप कितना याद कर पा रहे हो चीजों को, ठीक है? अगर फिर पीछे ही देखना है तो फिर तो पीछे वीडियो करके देख लीजिए, है ना? तो ये फिल कर लीजिएगा, थोड़ा-सा समझ में आएगा कि हाँ, पता चला है आपको कुछ या नहीं। इसी तरह के कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो जिसने बाइनरी लैंग्वेज को आइडिया दिया था, जॉन वैन न्यूमैन उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। दरअसल फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस कहा जाता है किसे? एलन ट्यूरिंग को। ट्यूरिंग RING, ठीक है? इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर जो इंडिया में बना वो था सिद्धार्थ, और ये ECI द्वारा बनाया गया था। ECI इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। फिर कंप्यूटर लिटरेसी डे कब होता है? ये होता है 2 दिसंबर को। तो ये कुछ-कुछ फैक्ट्स हैं। देखिए, कुछ फैक्ट्स मैं लेसन बाय लेसन मैं यहाँ पर लिखवाती रहूँगी चैप्टर बाय चैप्टर, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे होंगे जो आपको खुद ही देख लेने हैं। कुछ फुल फॉर्म्स ऐसी होंगी, इतनी सारी फुल फॉर्म्स के बाद भी कुछ फुल फॉर्म्स ऐसी बचेंगी, है ना? तो कुछ फुल फॉर्म्स आप खुद देख लीजिएगा, अगर कहीं कुछ छूटती है, ऐसा लगता है जैसे ये है, ठीक है? ECI तो फुल फॉर्म देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। अब मुझे बताइए कंप्यूटर की जनरेशन की क्या ज़रूरत हुई होगी? देखिए, पहले कंप्यूटर इतने बड़े होते थे ना कि एक बिल्डिंग में आए, बिल्डिंग के एक फ्लोर पर आए, है ना? तो साइज़ इतना बड़ा था शुरुआत में, ठीक है? दूसरी चीज़, साइज़ के बड़े होने के साथ-साथ कंप्यूटर में हमें क्या चाहिए? हम अभी क्या सीक करते हैं, क्या चाहते हैं? हमारा मोबाइल हैंग ना हो, उसकी स्पीड ज़्यादा हो, है ना? हर चीज़ का एग्ज़ाम्पल आप मोबाइल को ले लीजिएगा तो ईज़ी हो जाएँगी चीज़ें समझनी, ठीक है? तो स्पीड हाई हो, उसमें मेमोरी भी ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा मेमोरी होगी तब हमें फ़ायदा है, वरना क्या होता है, फ़ोटो खींच-खींच के, वीडियो बना-बना के हमारा फ़ोन तो क्या हो जाता है, फुल हो जाता है, स्टोरेज फुल हो जाता है। तो यानी उसकी मेमोरी भी ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी स्पीड भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? और यूज़र फ्रेंडली भी तो हो। कंप्यूटर जब शुरुआत में आया, एक टाइम था कि आपने मतलब ये दौर तो आप में से कुछ लोगों ने देखा ही होगा कि हर एक के पास मोबाइल की अवेलेबिलिटी नहीं थी, है ना? तो कहा गया 90 के दशक में ऐसे स्टेटमेंट आए कि 10 से 20 साल के अंदर-अंदर हर इंसान के पास अपना मोबाइल होगा। तो वो फ़नी लगी बात, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो घरों में लैंडलाइन लगने शुरू हुए हैं, हर घर में लैंडलाइन तक नहीं है। मोबाइल क्या मतलब अच्छा वो किसी सीरियल में इक्का-दुक्का इंसान के पास दिखाई दे जाता था। तो जब कोई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसकी ग्रोथ कैसे मानी जाती है? उसकी ग्रोथ इसी तरीके से मानी जाती है जब वो यूज़र फ्रेंडली हो जाए, यानी उसकी पहुँच आसान हो जाए हर इंसान के पास, है ना? तो अब कंप्यूटर इतना बड़ा है कि एक बिल्डिंग के फ्लोर पर आ रहा है ना? तो इसीलिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात हुई। तो सबसे पहला जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, एक बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ये ना ईयर अलग-अलग हो सकते हैं थोड़े बहुत। जैसे हो सकता है कहीं 1940-51 हो, बहुत नॉर्मली ये ईयर आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो एवरेज ऑन एन एवरेज हम लिख देते हैं, है ना? आपको बहुत आसानी से आप गूगल करोगे तो मैं श्योर हूँ 40 टू 51 दिखाएगा आपको फर्स्ट जनरेशन। तो वो थोड़ा-थोड़ा क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। ऑप्शन इतने करीब के नहीं होंगे कि आप आंसर लगा ना पाओ, ठीक है? तो इस पर कोई बहस नहीं करनी है, ठीक है? कोई फैक्ट चेकर बन के वापस से रिप्लाई में नहीं डाल देना है फटाफट कि मैम ये तो 40 नहीं है, ये तो मिड 40 है ना? ये सब नहीं करना है।
थोड़ा बहुत मैं ऑलरेडी बोल रही हूँ कि क्या होता है कि हर किताब और इंटरनेट की वेबसाइट्स पर जितनी आंकड़े उपलब्ध हैं उनमें इसमें वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें याद क्या रखनी है चीजें हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। हमें टोटल 5 जनरेशन पढ़नी है कंप्यूटर की और सारे कंप्यूटर देखने भी है कि कैसा दिखता था कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन में लैंग्वेज जो यूज हुई वो मशीन लैंग्वेज यूज हुई। हम जो बाइनरी लैंग्वेज है ना 0 1 उसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। जब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे तो ये बात समझेंगे कि 3 तरह की हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल हुई। सर्किट जो मैंने आपको बताया था, वैक्यूम ट्यूब अभी हम देखेंगे चित्र, ये इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह दिखाई देने वाले स्ट्रक्चर थे जो सर्किट के रूप में यूज हुए। प्रोसेसिंग स्पीड कितनी थी? 300 आईपीएस। आईपीएस क्या होता है? इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी 300 इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में दिए जा सकते थे। मेमोरी के रूप में इसमें मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, अगेन पॉइंट पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में मेमोरी के लिए क्या था, तो क्या था? मैग्नेटिक ड्रम। और स्पीड जो होती थी इनकी मिली सेकेंड, जो कि ज्यादा थी। डिसएडवांटेज क्या था? बहुत महंगे थे, बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करते थे, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते थे, जिसके लिए कोई कूलिंग सिस्टम नहीं था, ठीक है। उसके बाद अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जब जो अभी हमने एग्जाम्पल जो हमने अभी देखे थे ना, हमने जो भी पीछे हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखे थे उसमें जो कंप्यूटर थे वो क्या थे? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ही थे। ऑब्वियसली सबसे पहले उन्हीं की बात हुई है, तो ये सभी क्या हो गए? उसी के एग्जाम्पल में आएंगे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल में। ये है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये एक कंप्यूटर है, ठीक है। ये पूरा कमरा जो भरा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये एक कंप्यूटर है, ठीक है। और जिन वैक्यूम ट्यूब्स की हम बात कर रहे हैं वो है ये वैक्यूम ट्यूब जो इसमें सर्किट के रूप में इस्तेमाल की जाती थी, ठीक। अब आते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो 1955 टू 1964। अगेन ये ईयर थोड़े से क्या होंगे? वेरिएशन इसमें दिखाई देगा आपको। आप अभी भी गूगल करेंगे तो 61 दिखा देगा, 56 दिखा देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल होने लगी। ये न्यूमोनिक कोड पर आधारित होती है। देखिए कुछ चीजें हैं जो यहाँ मेंशन कर दी गई हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं न्यूमोनिक कोड पर आधारित लैंग्वेज का क्या मतलब है। आपको पता ही नहीं है अभी कि असेंबली लैंग्वेज का क्या मतलब है। तो परेशान नहीं होना है क्योंकि लैंग्वेज हम पढ़ेंगे। अभी तो हम जनरेशन में डिफरेंसेस समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बैठ के आपको ये समझाने लगूं असेंबली लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का तो एक मतलब आधा लेक्चर है, तो पूरा टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, जैसा हम हमेशा करते हैं, जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे उस पर स्ट्रिक्ट रहेंगे। कोई टर्म्स ऐसी आएंगी जो हमें समझ नहीं आ रही हैं तो हमें थोड़ा पेशेंस से काम लेना है, हम आगे उन्हें समझेंगे जब उनका नंबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया जिसमें फॉर्ट्रन, कोबोल, ये सब लैंग्वेज इस्तेमाल हुई। अब मेमोरी के रूप में यहाँ मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया गया। सर्किट के रूप में यहाँ सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ। देखिए सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन हो, चाहे वो सेकंड जनरेशन हो, थर्ड, फोर्थ, हर जनरेशन के सर्किट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सवाल मतलब बहुत ज्यादा अगर जनरल सवाल बनेंगे तो सर्किट पूछ लेता है हमेशा, है ना। फिर बात हो गई कि स्पीड की, तो यहां पर माइक्रो सेकंड स्पीड थी। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो अगेन ये भी बहुत कॉस्टली थे और यहां पर भी कोई कूलिंग सिस्टम काम नहीं करता था, जबकि हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती थी। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में है आईबीएम की सीरीज है 700, यूनिवैक, उसके अलावा सीडीसी 3600, और उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और यहां पर आपको एक और चीज याद करनी है, हमने मेमोरी बता दी ना, हाँ ठीक है। स्पीड हो गई, मेमोरी हो गई मैग्नेटिक कोर के रूप में। अब देखते हैं हम कैसे दिखते थे। तो देखिए जो हम बात कर रहे हैं ना सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, वो ये है। इस तरह के ट्रांजिस्टर का सर्किट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और ये हुए हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर, जिसका साइज फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ऑफकोर्स क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर वो कंप्यूटर हैं जो आप में से कुछ लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। कहाँ देखे होंगे? भले ही यूज में ना देखे हो,
जैसे होता है ना किसी के घर में आपने वो देखे होंगे जो पहले गाने सुना करते थे ना, तो आप में से कुछ लोगों ने पुराने टेप रिकॉर्डर देखे होंगे, कैसेट्स देखे होंगे, है ना? अब वो कैसेट सुनता तो नहीं है कोई, लेकिन रखे हैं यादों के तौर पर किसी के यहाँ। उसी तरह से वो पुराने कंप्यूटर आपने किसी बुजुर्ग के घर, दादा का, अगर आपके दादा इस्तेमाल करते हो कंप्यूटर, या कोई आस-पड़ोस के ऐसे बुजुर्ग, वहाँ आपको दिख जाएँगे वो कंप्यूटर्स, ठीक है? तो ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है 1964 से 1975, और यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होने लगा, जैसे फॉर्ट्रॉन सेकंड से फोर्थ, कोबोल, बेसिक, पास्कल, है ना? ये सब और भी बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत सारी होती हैं। अगेन हम इन सब की चर्चा करेंगे जब हम लैंग्वेजेस पढ़ रहे होंगे। अब यहाँ पर जो सर्किट यूज हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। अब जो ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, ये थर्ड जनरेशन है। फोर्थ जनरेशन में भी इंटीग्रेटेड सर्किट का ही इस्तेमाल हुआ, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर लिमिटेड इंटीग्रेशन होता था, और ये इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन है किसका? तो ये ट्रांजिस्टर जो कि हमने पहले देखा, प्लस कैपेसिटर, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता था? इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया जाता था, जिसको किसने डेवलप किया? जे.एस. कैल्बी ने डिस्कवर किया। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है थर्ड जनरेशन के बारे में, वो ये कि अभी इससे पहले हम कहीं मॉनिटर और कीबोर्ड देख रहे हैं क्या? यहाँ कोई मॉनिटर दिख रहा है? इसकी स्क्रीन दिख रही है जिसपे आउटपुट शो हो? नहीं। यहाँ पर कोई कीपैड दिख रहा है आपको? नहीं। तो थर्ड जनरेशन वाज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसमें मॉनिटर और कीबोर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। अब इस कंप्यूटर का इस्तेमाल किस किस फील्ड में होने लगा? मार्केट फोरकास्टिंग में, एयरलाइंस में, क्रेडिट कार्ड बिल में, और अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ IBM 36070 सीरीज, ICL 1900 सीरीज, ये सब NCR, ये सब NCR 395, ये सब एग्जाम्पल हुए किसके? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। यहाँ जो मिस है वो क्या है? स्पीड तो ठीक है, नैनो सेकेंड, यहाँ मेमोरी मिस है ना? तो मेमोरी लिख लेते हैं। इसमें मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कोर प्राइमरी स्टोरेज का इस्तेमाल हुआ। मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कोर प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज का इस्तेमाल हुआ, और यहां स्पीड नैनो सेकंड में थी। अगर इनको हम देखें कि कैसे दिखाई देते थे, तो अगेन आपने ये वाले कंप्यूटर्स जरूर देखे होंगे जो मैं कह रही हूं कि किसी पुरानी मूवी में ऐसे दिख जाते हैं। ये थे वो कंप्यूटर, और ये क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये कौन सा कंप्यूटर है? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब बात करेंगे किसकी? फोर्थ जनरेशन की। कब से शुरू हुए फोर्थ जनरेशन? 1975 ऑनवर्ड्स, यानी अभी तक चल ही रहा है फोर्थ जनरेशन। हम जो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, हम फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब फोर्थ जनरेशन में जो सर्किट है वो क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी इंटीग्रेटेड सर्किट तो है, थर्ड जनरेशन में वो लिमिटेड था, यहां पर क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। दरअसल जो इंटीग्रेशन है वो 3 लेवल पर हो सकती है। SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें 10 से 20 कंपोनेंट को एक साथ जोड़ा जाता है। MSI यानी मिडिल स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें 100 कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है। और फिर अब बात आती है VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, जिसमें 100 से 1000 कंपोनेंट्स को जोड़कर क्या बनाया जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया जाता है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? इंटेल। और आपको पता है कि इंटेल की तो क्या है? मोनोपोली है। इंटेल की मोनोपोली है। जो माइक्रो प्रोसेसर बनाने में आपने हमेशा देखा होगा किसका नाम है? इंटेल का। राइजन का भी नाम है, लेकिन बहुत कम, है ना। जो एक मोनोपोली है पूरे मार्केट पर, वो माइक्रो प्रोसेसर में किसकी है? इंटेल की है। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? 4004 इंटेल। अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ? तो जो हम लैंग्वेजेस आज इस्तेमाल करते हैं, सी है, C++ है, जावा है, और दुनिया भर की है। अगर हम मेमोरी की बात करें तो यहाँ सेमी कंडक्टर मेमोरी का इस्तेमाल हुआ, और इन्हें कहते हैं विनचेस्टर डिस्क।
और अगर गति की बात करें तो यहाँ गति नहीं लिखी है, गति लिख लीजिएगा, इसमें स्पीड है पिको सेकंड में, पिको सेकंड। तो ये हुए कौन, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये जो आप नॉर्मली देखते हैं ये क्या है, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये है क्या, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब आती है बात किसकी, फिफ्थ जनरेशन। देखिए फिफ्थ जनरेशन जो है अभी हम उस पर पूरा वर्क कर रहे हैं और इसमें इस्तेमाल होता है फिफ्थ जनरेशन में जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का, इसे कहते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसमें क्या है, हमने शामिल किया है फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, वर्क ऑन न्यूरॉन नेटवर्क। अब ये न्यूरॉन नेटवर्क क्या है कि जब ऐसा होने लगे, आप महसूस करते होंगे ना कि आपने कोई एक एड सर्च किया है ना, आप कभी ये ट्राई करके देखना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेवल पर हमारे साथ क्या चीजें होने लगी हैं कि हमने कोई शर्ट सर्च की, ठीक है, उसके बाद आपने वो किसी फ्लिपकार्ट पर या किसी भी ऐप पर जाकर सर्च कर ली, उसके बाद आप क्या करते हो, वापस आप अपना फेसबुक देख रहे हो तो आप देखोगे कि शर्ट के ही ऐड आने लगे, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इन सब में क्या इन्वॉल्व है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। और ये न्यूरॉन नेटवर्किंग पर काम करता है और अभी क्या है, प्रोसेस में है। और इसमें मेमोरी जो होगी वो क्या होगी, ऑप्टिकल डिस्क। अभी जब हम मेमोरीज पढ़ेंगे तो उसमें एक मेमोरी हम ऑप्टिकल डिस्क भी पढ़ेंगे। मेमोरी, ऐसा नहीं है कि फिफ्थ जनरेशन है नहीं, बट नॉर्मल यूज नहीं है हमारे उसमें, नॉर्मल यूज में नहीं है ऑप्टिकल डिस्क। तो अगर हम इन पांचों जनरेशन को देखें, ये हो गए हमारे फिफ्थ जनरेशन जो अब यूज होने लगे हैं डिफरेंट स्मार्ट वॉच और इन सब में। अब अगर हम देखें तो देखिए ये है, ये थे हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, ये थे हमारे सेकंड जनरेशन, ये थे हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें हम देखिए कीपैड यहीं पर आया है पहली बार, है ना। फिर और मॉनिटर भी, फिर ये आ गया फोर्थ जनरेशन, ये है हमारी फोर्थ जनरेशन में ये भी शामिल होंगे। और ये जब हम बात कर रहे हैं तो ये हम फिफ्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं जिसमें कौन आ गया, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें शामिल हो गया। तो ये थी सारी की सारी जनरेशन और जो जनरल इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है। एक काम करिएगा, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताइएगा चेक करके कि कौन है, और मतलब एटलीस्ट अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है, ठीक है। तो अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसकी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हमें क्या पढ़ना है, देखिए कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सिंपल क्या है कि हम कोई इनपुट देंगे, वो इनपुट प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद हमें मिलेगा आउटपुट, ठीक है। इनपुट हम किस फॉर्म में देंगे, डेटा की फॉर्म में, फिर क्या होगा, प्रोसेस, उसकी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट किस फॉर्म में मिलेगा हमें, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। अब जो डिवाइस इस पर काम कर रही है वो कंप्यूटर है, जिसमें कुछ इनपुट दिया जाए, प्रोसेसिंग हो और आउटपुट मिल जाए। हर वो चीज जो इस पैटर्न पे काम करेगी वो क्या कहलाएगी, कंप्यूटर कहलाएगी। तो अब कंप्यूटर की क्या होंगे, टाइप होंगे। तो कंप्यूटर मेनली तीन टाइप का होता है, अगर हम देखें किसके आधार पर, कार्य के आधार पर। कौन कौन सा, पहला होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल, और तीसरा होता है हाइब्रिड, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अगर हम कार्य के आधार पर देखें, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अगर हम कार्य के आधार पर देखें तो ये कितने टाइप का है, तीन टाइप का, कार्य के आधार पर कौन कौन सा है, सबसे पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल, और तीसरा हो गया हाइब्रिड, ठीक है। इसमें से जो मेनली हम पढ़ते हैं वो हम डिजिटल कंप्यूटर पढ़ते हैं, ठीक है।
दूसरा क्लासिफिकेशन अगर हम समझे तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने तरीकों के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक कंप्यूटर वो जिनका कोई स्पेसिफिक पर्पस हो, है ना? मान लीजिए कोई बैंक में कंप्यूटर है, तो उसका स्पेसिफिक पर्पस हुआ ना कि वो बैंकिंग के काम करने के लिए स्पेसिफिक है। मान लीजिए कोई मौसम की जानकारी के लिए, है ना? वेदर ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी तो कंप्यूटर होते होंगे ना उनके पास, स्पेस एजेंसीज हैं, उनके पास अपने कंप्यूटर होंगे। तो वो क्या हुए? वो हुए स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए कंप्यूटर। एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर, यानी किसी सामान्य पर्पस उद्देश्य के लिए बनाए गए कंप्यूटर। तो हम जिन कंप्यूटर से अवेयर हैं वो कौन से हैं? जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, तो लिखिए उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर कितने टाइप के हुए कंप्यूटर? 2 तरह के। एक हुए स्पेसिफिक पर्पस और दूसरा हुआ जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, अब ये तो बात हुई किसकी? कार्य की। दूसरी बात हो गई किसकी? उद्देश्य की। अब तीसरा है कि साइज और परफॉर्मेंस के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे आकार तथा साइज तथा परफॉर्मेंस के आधार पर। ठीक है, तो साइज के आधार पर देख लेते हैं पहले। साइज के आधार पर इसमें कौन कौन होते हैं? अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इन्हें। कौन कौन है इसमें? जैसे हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स की। माइक्रो कंप्यूटर्स। फिर हम बात करते हैं किसकी? मिनी कंप्यूटर्स की। मिनी कंप्यूटर्स। फिर हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। और हम बात करते हैं किसकी? सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स। तो ये साइज के बेस पर हमने इन्हें बांट दिया। कोई माइक्रो कंप्यूटर है, कोई मिनी कंप्यूटर है, कोई मेन फ्रेम है, या फिर कोई सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, इससे अलग अगर हम बात करें किसकी? आकार की, तो देखिए आकार के आधार पर 2 तरह के हम कंप्यूटर पढ़ते हैं। एक होते हैं प्रोग्रामेबल और एक होते हैं जिन्हें वर्क स्टेशंस कहते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा भी हम कुछ कंप्यूटर्स पढ़ते हैं, जैसे बात होती है क्वांटम कंप्यूटर की, बात होती है एम्बेडेड कंप्यूटर की। तो 1 बाय 1 डेफिनेशन लिखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी कि क्या बात है। तो कहां से शुरू करें? सबसे पहले बात किसकी करते हैं हम? एनालॉग कंप्यूटर की। तो लिख लीजिए इसमें, एनालॉग कंप्यूटर में लिख लीजिए। इनका इस्तेमाल विज्ञान तथा इंजीनियरिंग में किया जाता है। इनका इस्तेमाल विज्ञान तथा इंजीनियरिंग में किया जाता है। ये ये डेटा के डेटा के फिजिकल क्वांटिटीज पर निर्भर होते हैं। डेटा की फिजिकल क्वांटिटीज पर निर्भर होते हैं। जैसे देखिए, दाब, वोल्टेज, टेम्परेचर यानी तापमान, स्पीड। ठीक है, तो जितनी आपको ऐसी चीजें दिख रही हैं जो आपको रिजल्ट किसमें दे? भौतिक राशियों से संबंधित हो। जैसे आपको स्पीडोमीटर दिखा, वो आपको गति बता रहा है ना, तो वो कैसा कंप्यूटर हुआ? एनालॉग कंप्यूटर। बीपी की मशीन है, बीपी की मशीन आपको फिगर दे रही है कि आपका बीपी इतना है। ठीक है, 120 80 है, तो वो क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है। थर्मामीटर है, आपको एक आंकड़ा दे रहा है ना? क्या दे रहा है? कि आपका टेम्परेचर इतना है। थर्मामीटर क्या हुआ? एनालॉग कंप्यूटर।
ठीक है, तो जहां भी बात प्रेशर की होगी, ठीक है, चाहे वोल्ट मीटर हो, चाहे फिर जो हमारा धारा मापी होता है या गैल्वेनोमीटर, जो भी इस तरह की चीजें हैं जो हमें आंकड़ा देंगी फिजिकल, जिनका बेस क्या होगा, कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, है ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। सेकंड लिख लीजिए डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में लिखिए ऐसे कंप्यूटर जो प्रोग्राम्ड हों, यानी जिन्हें प्रोग्राम किया जा सके, तथा जिनमें डेटा बाइनरी फॉर्म में हो, 0 1 की फॉर्म में। ये तो रट लीजिए आप, 0 1, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में हो, यानी 0 1 की फॉर्म में हो। एग्जाम्पल क्या होंगे, जितने डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, ठीक है, ये सब किसका उदाहरण है, जो आप इस्तेमाल करते हैं हर वक्त, ये डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब तीसरा कंप्यूटर होता है जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑब्वियसली हाइब्रिड किसे कहेंगे, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के ही गुण हो, उसको भी लिख लीजिए। अच्छा, आपकी स्मार्ट वॉच है, अब स्मार्ट वॉच में कौन सा कंप्यूटर है, डिजिटल। आपका फोन है, फोन में कौन सा कंप्यूटर है, डिजिटल, ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा कि पहले क्या होते थे, पहले जो स्पीडोमीटर होते थे गाड़ी में, अभी भी होते हैं, लेकिन अब डिजिटल भी आता है। आपने देखा है स्पीडोमीटर जिसमें डिजिटल आता है लिखा हुआ, तो आप एनालॉग और डिजिटल के अंतर को यहां देख सकते हो। आपने गाड़ियों में अब देखा होगा कि नई गाड़ियों में अब वो सुई वाला सिर्फ नहीं रहता है, एनालॉग वाला भी रहता है, जो आपको बताता है ना। पहले देखा होगा आपने सुई वाली वॉचेस आती थी, अभी कैसी आती है, नंबर वाली आती है ना, इतने बज के इतने मिनट, तो डिजिटल। ठीक है, समझ गए ना आप दोनों में अंतर, कि डिजिटल कंप्यूटर हमेशा क्या करेगा, आपको डिजिट में चीजें देगा, है ना, और वहां पर कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी इंक्लूडेड होगी। तो ऐसे स्पीडोमीटर जिसमें डिजिट्स के रूप में स्पीड को शो किया जाए, वो डिजिटल कंप्यूटर का ही भाग है। लिखिए अब हाइब्रिड, ठीक है, तो हाइब्रिड में आ गया हमारा वही जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ऐसा स्पीडोमीटर जिसमें आपको सुई भी दिखाई दे रही है और आपको वो डिजिट्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो वो किसका उदाहरण हुआ, हाइब्रिड का। और इसमें लिख लीजिए हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल मुख्यतः चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, ईसीजी मशीन देखिए आप लोगों ने, तो ईसीजी मशीन हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। एमआरआई मशीन हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में ज्यादातर चीजें जो है, डायलिसिस की जो मशीन होती है, वो क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। तो पूछ लेगा ऐसे ही सिंपल, ऐसा स्पीडोमीटर जिसमें सुई भी हो और नंबर भी, वो कौन से कंप्यूटर में आएगा, एनालॉग में आएगा, डिजिटल में आएगा या हाइब्रिड में। तो कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि हमें पता है भौतिक राशि से संबंधित है, गति दिखा रहा है तो एनालॉग होगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि हाइब्रिड में भी कुछ चीजें हैं जो कॉमन होंगी, वो आएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं जो पर्पस के लिए, उद्देश्य के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो स्पेसिफिक पर्पस यानी विशिष्ट उद्देश्य, और दूसरा जनरल पर्पस कंप्यूटर यानी सामान्य उद्देश्य, ठीक है। देखिए, अगर हम स्पेसिफिक पर्पस की बात करें यानी विशिष्ट उद्देश्य की, तो विशिष्ट उद्देश्यों में क्या क्या शामिल होगा, तो विशिष्ट उद्देश्यों में क्या क्या शामिल होगा, इसमें शामिल होंगी हर वो चीज जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सिग्नल्स जो रोड्स पर होते हैं, वहां पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर का। जैसे जितना भी ट्रैफिक लाइट है, जितने भी सैटेलाइट कंप्यूटर है, जितनी भी एटीएम मशीन है, जितना भी क्लाइमेट से रिलेटेड जो हम बात कर रहे थे, किसी स्पेसिफिक पर्पस को करने के लिए जो कंप्यूटर बनाए गए, वो क्या हुए, स्पेसिफिक पर्पस। तो आप छांट पाएंगे ना स्पेसिफिक पर्पस और जनरल पर्पस। जनरल पर्पस की अगर हम बात करें तो सिंपल है, जैसे यहां क्या होगा, डॉक्यूमेंट फाइलिंग होगी, लेटर राइटिंग हो जाएगी, आप ईमेल लिख रहे हो, ठीक है, डेटाबेस होंगे, यही सब होगा ना जनरल पर्पस में। ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि आप यहाँ बैठकर मौसम की जानकारी जुटा रहे हो सारी की सारी, है ना।
आप अगर वो ले भी रहे हो तो आप नेटवर्किंग से ले रहे हो, इंटरनेट से ले रहे हो, आप गूगल पर सर्च कर रहे हो क्या मौसम होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब जनरल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाए कंप्यूटर, जैसे हम आम जिंदगी में जो भी करते हैं वो आ गया इसमें, और अगर वो किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए है वो आ गया स्पेसिफिक पर्पस में। नेक्स्ट जो हमारा था आकार के आधार पर, तो उसमें पहला है माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स में लिख लीजिए, दो दो लाइनें हैं, सबके बारे में लिख लीजिए, यही पूछी जाती हैं और कोई इससे बाहर कोई ऐसी चीज नहीं पूछ ली जाएगी आपसे कि माइक्रो कंप्यूटर्स का कोई आपको इंजीनियरिंग या जो कंप्यूटर साइंस से बीटेक करते हैं उस लेवल पर कुछ नहीं पूछा जाएगा। बहुत नॉर्मल नॉर्मल बातें पूछी जाती हैं, बस हम क्या होते हैं घबरा जाते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स मैथ से बहुत घबराते हैं, है ना, तो वही हाल है बस कंप्यूटर में, बाकी आसान है। एक दूसरी चीज ये करिएगा, जो पढ़ रहे हैं हर दिन का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि कंप्यूटर में क्या है, बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत सारी आएंगी। अभी मेमोरी पढ़ेंगे तो उसमें 10 चीजें याद रखनी है ना, तो जनरली ऐसा और सब्जेक्ट्स में कम होता है ना कि दोनों चीजें एक साथ हो, कॉन्सेप्ट भी समझना हो, बात ही पहली बार सुनी हो और उसके बाद इतने सारे फैक्ट्स भी हो, है ना। तो लिखिए माइक्रो कंप्यूटर में जो कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स का उदाहरण है। कौन कौन से हो सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर? जो हमारा लैपटॉप है, टैबलेट है, पीसी है, पाम टॉप आता है ना जो इतना हथेली के जितना, ठीक है, ये सब क्या है, ये है माइक्रो कंप्यूटर जिन्हें एक व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए मिनी कंप्यूटर्स। लिखिए इनकी प्रोसेसिंग पावर तथा क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है तथा इनकी स्पीड 10 से 30 MIPS होती है। MIPS क्या? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इनकी स्पीड MIPS होती है, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एग्जाम्पल में क्या याद रखेंगे? HP 9000 क्या है? मिनी कंप्यूटर। RISC 6000 RISC। इसके अलावा AS400। एग्जाम्पल के नाम से कभी कभी टाइप पूछ लिया जाता है, तो एक दो एग्जाम्पल सबके याद रखिएगा। फिर लिखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन भी कहते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर को कहते हैं बिग आयरन। बिग आयरन लिखिए। लिखिए साइज यानी आकार, क्षमता तथा प्राइस में ये मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होते हैं, यानी इनकी क्षमता भी अधिक है, इनका साइज भी अधिक है और इनका इनका जो प्राइस है वो भी अधिक होता है। लिखिए देखिए इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, जब किसी एक कंप्यूटर को बहुत सारे लोग ऑपरेट कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, अब उस कंपनी में एम्प्लॉयज हैं, उन एम्प्लॉयज का डेटा है, ठीक है, बैंक है मान लीजिए, है ना। तो जब क्या हो रहा है कि जैसे एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, तो उसके लिए क्या है, इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने किसी ऐप से शॉपिंग करी, अब उस शॉपिंग का, आपके द्वारा की गई शॉपिंग का ब्यौरा रखने के लिए जिन कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है उनको हम कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो सवाल कैसे बनते हैं कि शॉपिंग जैसी एक्टिविटी, इसका ब्यौरा रखने के लिए जिन कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है वो किस में आते हैं? मेन फ्रेम में आते हैं, माइक्रो में आते हैं, मिनी में आते हैं, सुपर में आते हैं। तो किस में आएंगे? वो मेन फ्रेम में। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात हम करें, IBM 370, IBM 370, यूनिवेक, ये पीछे भी हमने कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखे थे, ठीक है, ये हो गए मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब हेडिंग डाल दीजिए सुपर कंप्यूटर। अब जैसे सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर के बारे में जो पूछेगा वो पूछेगा फास्टेस्ट कौन सा है ना, कुछ एग्जाम्पल पूछ लेगा, निम्न में से सुपर कंप्यूटर कौन नहीं है।
तो लिखिए सुपर कंप्यूटर के बारे में। इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। इसका इस्तेमाल वहां होता है जहां डेटा की अधिकता हो। जैसे जहां डेटा की अधिकता हो, बहुत ज्यादा डेटा है, मतलब इतना डेटा नहीं है कि उसको इनपुट करके हमें आउटपुट मिल जाएगा, डेटा बहुत ज्यादा है। तो वहां इस्तेमाल किसका होगा? सुपर कंप्यूटर का। मुझे बताइए, किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजना है, तो इस कंप्यूटर से हो जाएगा जिससे हम काम करते हैं, है ना? इस पे तो आप 15 स्प्रेडशीट एक्स्ट्रा बना लीजिए तो ये हैंग कर जाता है। ठीक है, ये है हमारा, ये भी कंप्यूटर है। तो मुझे बताइए कि इससे हम किसी अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भेज देंगे? पॉसिबल ही नहीं है। हम वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं इससे, भविष्यवाणी कर सकते हैं वेदर की? नहीं कर सकते। बहुत सारा डेटा चाहिए उसके लिए, इनपुट इतना ज्यादा है, प्रोसेसिंग बहुत हार्ड है, और उसके बाद आउटपुट। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, वेदर फोरकास्टिंग में इनका इस्तेमाल होता है, अंतरिक्ष क्षेत्र में इनका इस्तेमाल होता है, शोध प्रयोगशाला में इनका इस्तेमाल होता है। लिखिए, सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में नापी जाती है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो होती है फ्लॉप्स में, क्या होती है फ्लॉप्स की फुल फॉर्म? क्या होती है? फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो किस में नापी जाती है? फ्लॉप्स में नापी जाती है। अब लिख लीजिए इसमें, लिखिए सिमोर क्राय। क्या था ये? लिखिए, सिमोर क्राय। क्राय कैसे लिखेंगे? क्रे करके लिख लीजिए ऐसे, सिमोर क्रे। ये क्या था? यह पहला सुपर कंप्यूटर था, यह विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसे किसने बनाया था? सिमोर आर क्रे ने बनाया था। उन्हीं के नाम पर सिमोर क्रे इसका नाम रखा गया, और इसे क्रेवन भी कहते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? याद है तो आप खुद से लिखिए, मैं तो बताऊंगी ही। तो भारत का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम सिद्धि। परम सिद्धि। जब अगर ये सवाल पूछेगा तो आपको परम भी देगा, और परम क्योंकि हमने इतनी बार सुना होता है परम सुपर कंप्यूटर, तो लगता है हाँ यही फास्टेस्ट है। इसकी स्पीड है 6.5 पेटाफ्लॉप। लेकिन भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। इसीलिए कंफ्यूजन होता है कि जब पूछा जाता है फास्टेस्ट, तो ऑप्शन में ये दोनों रहते हैं और दिमाग में क्या आता है? ये फास्टेस्ट है। फास्टेस्ट नहीं है, ये पहला है। और पहला किसने बनाया था? विजय पी भटकर ने बनाया था 1991 में। इनके द्वारा इसे डेवलप किया गया था। ठीक है, अब एक और लिख लीजिए, प्रत्युष। देखिए, यह है पहला मल्टी प्लेटफॉर्म प्रत्युष। प्रत्युष यह पहला मल्टी प्लेटफॉर्म कंप्यूटर है जिसका अनावरण आईआईटीएम पुणे में किया गया है। आईआईटीएम पुणे में किया गया है। ठीक है, अब एक कंफ्यूजन जहां एक और जगह होगा सुपर कंप्यूटर में, वो कहां होगा? पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, और ऑप्शन में ये दोनों रहेंगे, फुगाकू और फ्रंटियर। अब दिक्कत क्या होगी?
कि हमारे दिमाग में फुगाकू बहुत है ना? क्योंकि अभी तक सुनते आए हैं सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन-सा है? फुगाकू। याद रखना है फुगाकू सेकंड नंबर पर है। फ्रंटियर जो है वो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, फास्टेस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, और फुगाकू दूसरे नंबर पर है। तो ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पर। जहां कंफ्यूजन के चांसेस हो, उस कंफ्यूजन के चांस को ही खत्म कर दीजिए ताकि परेशानी ही ना हो। कंफ्यूजन कहाँ होगा? इन्हीं दो में होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ने हैं? कंपोनेंट्स पढ़ने हैं कंप्यूटर के। ठीक है। अब कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें मेनली हम दो कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की क्लास हम अलग से करेंगे। आज हमें क्या पढ़ने हैं? हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के कंपोनेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? दो भाग में इसे बांट के हम पढ़ेंगे। पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसको छोड़ देंगे। हार्डवेयर में हम क्या क्या पढ़ते हैं? अब देखिए, दुनिया भर की चीजें हार्डवेयर ही है। जो भी आपको आंख से दिखाई दे रहा है, जितने इनपुट डिवाइस हैं, वो सब क्या है? हार्डवेयर है। इनपुट डिवाइस में क्या? आप माउस है, आप माउस चला रहे हो, वो क्या है? हार्डवेयर है। आप कीबोर्ड पर काम कर रहे हो, वो क्या है? हार्डवेयर है। जॉयस्टिक देखिए आपने, कैसा हार्डवेयर है? अभी हम इनपुट हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम डेटा को देते हैं। आप की जो कीबोर्ड होता है उस पे क्या करते हो? टाइपिंग करते हो। आप क्या कर रहे हो? इनपुट कर रहे हो। तो ये कैसी डिवाइस हुई? इनपुट। इसी तरह के सवाल बनते हैं। यही बात हम कर रहे थे कि आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है या नहीं है। अब जैसे मुझे बताइए, ओएमआर शीट ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? तो ओएमआर शीट जो होती है वो इनपुट डिवाइस है। आपने ओएमआर शीट को फिक्स करा, मतलब उसको भर दिया, गोले भर दिए। अब ओएमआर शीट कैसे काम करती है इतना तो आपको पता ही होगा, इतने एग्जाम देते हैं आप लोग। उसको क्या करते हैं, एक तरह के स्कैनर लाइट के नीचे रखते हैं, वहां से लाइट गुजरती है। तो वो क्या है? इनपुट। उससे क्या मिलेगा आपको? आउटपुट मिलेगा। वो जो काम हो रहा है वो क्या है? प्रोसेसिंग है ना? तो हार्डवेयर बहुत सारी तरह के हैं। कुछ इनपुट डिवाइस होती हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, तो हमें कुछ इनपुट डिवाइसेस पढ़नी है, कुछ आउटपुट डिवाइसेस पढ़नी है। कुछ होती हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों होती हैं, उन्हें कहते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें हमें हार्डवेयर में पढ़नी है? हमें पढ़नी है इनपुट डिवाइसेस, हमें पढ़नी है आउटपुट डिवाइसेस, हमें पढ़नी है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इसके अलावा हमें पढ़ने हैं प्रिंटर्स, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड, सीपीयू। ये सब क्या है? ये सब हार्डवेयर है। और इसी में हमें पढ़नी है कंप्यूटर मेमोरी। ये सब क्या है? हार्डवेयर। तो देखिए, जब हम कंप्यूटर पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमें लगता है सीपीयू भी पढ़ना है, प्रिंटर्स भी पढ़ने हैं, मेमोरी बहुत बड़ा पार्ट है ना? तो ये सारी किस में पढ़ लेते हैं? हम हार्डवेयर में। तो शुरू क्या कर रहे हैं? हम हार्डवेयर कर रहे हैं। ठीक, जैसा कि मैंने आपको कहा, हम क्या करेंगे? हम देखिए, अगर मैं इन पूरे ये जितनी हार्डवेयर हैं, अगर मैं इन्हें बांटना चाहूं तो मैं इन्हें 4 कैटेगरी में बांट सकती हूँ। जैसे कुछ डिवाइसेस होंगी जो इनपुट में आ जाएंगी, क्योंकि होता क्या है ना, देखिए मैंने आपको बताया था कंप्यूटर क्या है? इनपुट है, फिर प्रोसेसिंग है, और फिर क्या है? आउटपुट। इस आउटपुट को रखने के लिए क्या चाहिए? स्टोरेज। इस आउटपुट को रखने के लिए क्या चाहिए? स्टोरेज। यही है। तो कुछ चीजें होंगी जो किस में आ जाएंगी? इनपुट यूनिट में। कुछ चीजें होंगी जो कहाँ आ जाएंगी? आउटपुट यूनिट में। कुछ चीजें होंगी जो कहाँ आ जाएंगी? डेटा स्टोरेज यूनिट में। और कुछ चीजें होंगी जो किस में आ जाएंगी? जो आ जाएंगी प्रोसेस करने में, जैसे सीपीयू।
सीपीयू क्या करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है? प्रोसेसिंग का काम। तो जितना हार्डवेयर है वो हम इन्हीं 4 चीजों में पढ़ लेंगे। इनपुट डिवाइस, ठीक है, प्रोसेसिंग, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज। जैसे अगर मैं इनपुट में रखना चाहूं तो इनपुट डिवाइसेस को सबको यहां रख दूं, आउटपुट में आउटपुट डिवाइसेस को रख दूं, और जैसे मेमोरी है उसे कहां रख दूं? स्टोरेज में। ठीक है, अब जितनी चीजें पढ़ी वो इन्हीं 4 चीजों में कहीं ना कहीं आ जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कीबोर्ड की। इनपुट डिवाइसेस दरअसल, या फिर सबसे पहले मदरबोर्ड लिख लीजिए, क्या होता है? सबसे पहली हेडिंग लिखिए मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड सबने देखा है, कैसा दिखता है? लिखिए मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर में एक ऐसी युक्ति है जिससे सभी 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 हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट रहती हैं। सभी हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट रहती हैं। आपने देखा होगा आपका कंप्यूटर में कोई दिक्कत हो जाए तो कहते हैं इसका मदरबोर्ड खराब हो रहा है। ठीक है, आप मोबाइल निकालेंगे, आप मोबाइल में भी देखेंगे, ये देखेंगे ना मोबाइल में, ये क्या होता है? ये होता है मदरबोर्ड। और इसी में हमारी सारी कंप्यूटर की जितनी डिवाइसेस हैं वो सभी इसी मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहती हैं, तभी काम करेंगी। लिखिए इसमें, इसमें सीपीयू चिप, इसमें होता क्या क्या है? सीपीयू चिप, मेमोरी चिप, रैम रोम। रैम रोम क्या है? अभी हम मेमोरी में पढ़ेंगे रैम और रोम में अंतर, जो कि बहुत फेवरेट सेक्शन है सवाल बनने का। रैम रोम, फिर लिखिए इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। अब इनपुट क्या है आपका? कीबोर्ड है, माउस है, उसका कंट्रोल कहां से होगा? मदरबोर्ड से। ठीक है, कंट्रोलर आदि होता है, इसे इसे सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिस्टम बोर्ड। मदरबोर्ड के अलावा इसे क्या कहते हैं? सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा समझेंगे ना इस चीज को, अगर आप किसी से पूछो ना, ऐसे पूछना कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर में क्या चीज होती है, तो सबसे आसान होता है हर एक के लिए ये कह देना, कंप्यूटर में जो कंप्यूटर समझा जाता है वो उसे समझा जाता है जो हमें दिख रहा होता है। और दिख क्या रही है हमें? स्क्रीन। हम उसे कंप्यूटर समझते हैं। कंप्यूटर की मेन चीज स्क्रीन नहीं है, वो आउटपुट डिवाइस है, वो मॉनिटर है जो आपको क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है। एक, कह लीजिए एक जरिया है जिससे क्या हो रहा है? आपके द्वारा दी गई इनपुट की प्रोसेसिंग के बाद आपको क्या मिल रहा है? इंफॉर्मेशन मिल रही है, सिंपल। ठीक है, तो अब लिखिए इसमें इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस अब देखिए इनपुट डिवाइसेस में इतनी सारी चीजें हैं ना। इनपुट डिवाइसेस, जैसे इनपुट डिवाइसेस में एक इनपुट डिवाइस हो गई कीबोर्ड। कीबोर्ड, कीबोर्ड में क्या याद रखना है? देखिए कई तरह के कीबोर्ड होते हैं जिसमें अल्फाबेट के हिसाब से हम उनका वर्गीकरण करते हैं। हम जो कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है? क्वार्टी कीबोर्ड। क्या होता है उसका नाम? क्वार्टी। क्वार्टी कीबोर्ड। कभी ध्यान से देखना, हम जब अपने मोबाइल में मैसेज टाइप करते हैं तो क्या एबीसीडी ऐसे लिखी हुई आती है? तो भाई इतना क्या दिक्कत थी? एबीसीडी लाइन से लिख देते, कहीं एस है कहीं पी है। देखा है आपने क्वार्टी कीबोर्ड? सबने देखा होगा। ये देखिए ये होता है क्वार्टी। क्यों कहते हैं इसे क्वार्टी? क्योंकि स्टार्टिंग के इसके अल्फाबेट जो है वो क्या है? क्वार्टी है। ये है इमेज,
देखिए, इसकी जो स्टार्टिंग के सारे ये क्वार्टी है, इसीलिए कहा जाता है इसे क्वार्टी। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां तो ए आ सकता था ना, ए बी सी डी, है ना, जेड तक ही है ना, तो ये ऐसे क्यों है? दरअसल टाइपिंग इजी के लिए क्वार्टी कीबोर्ड में अल्फाबेट का अरेंजमेंट इस तरीके से किया जाता है कि मैक्सिमम लैंग्वेज में जो मैक्सिमम यूज ऑफ अल्फाबेट है उसके हिसाब से इन्हें क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है। एक क्वार्टी कीबोर्ड में जो कुंजियां होती हैं टोटल वो 104 होती हैं। ठीक है, अब अगर इन कुंजियों को आप पढ़ना चाहें तो खुद से थोड़ा-सा देख लीजिएगा कि किस कुंजी का क्या मतलब होता है। तो आपका ये होमवर्क है। मैंने आपको कहा था कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो आपको क्या करना है, याद रखना है, एक तो क्वार्टी कीबोर्ड में टोटल कुंजियाँ कितनी होती हैं? 104। दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि इन सभी कुंजियों में से जो आपको ठीक लगे उन कुंजियों को आप देख लीजिएगा। ठीक है? लेकिन हमें क्या पढ़ना था? इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, डुअरेक होता है और एज़र्टी होता है। हमें याद रखना है क्वार्टी, और क्वार्टी हम यूज़ करते हैं। क्वार्टी, अब आप हर रोज़ इतना क्वार्टी कीपैड देखते हो ना, कीबोर्ड देखते हो, लेकिन आपसे अगर मैं पूछने लगूँ ना सीक्वेंस, कोई नहीं बता पाएगा। रीज़न? हमें एबीसीडी याद होती है, हमें वो क्वार्टी कीबोर्ड की कीज़ नहीं याद होती, है ना? उसमें से कुछ-कुछ कीज़ जो स्पेसिफिक हों, किसी किताब से, इंटरनेट से एक बार उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सेकंड डिवाइस है हमारी, कीबोर्ड तो हो गया, सेकंड डिवाइस है हमारी इनपुट डिवाइस, माउस। माउस। ठीक है, देखिए ये सारी ना पॉइंटेड डिवाइस है। अभी जो हम शुरू कर रहे हैं वो क्या है? पॉइंटेड डिवाइस है। माउस के बारे में जो मोस्ट फेवरेट सवाल है वो इसकी डिस्कवरी पूछी जाती है, तो इसकी डिस्कवरी की थी डगलस एंगलबर्ट ने। डगलस एंगलबर्ट ने कब की थी? 1963 में। ठीक है, अब माउस के बारे में आप जानते ही हैं। इसका काम क्या होता है? कर्सर या फिर पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना। आपके मॉनिटर पर कर्सर है, कर्सर को आप एक जगह से दूसरी जगह किसके हेल्प से ले जाते हो? माउस की हेल्प से ले जाते हो। अब ये जो माउस होता है ना, इसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है लेफ्ट बटन, एक होता है राइट क्लिक जिसे हम क्लिक कहते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, और एक होता है स्क्रॉलर। स्क्रॉलर जो स्क्रॉल व्हील होता है उसको हम क्या करते हैं? अप एंड डाउन के लिए यूज करते हैं। हम कुछ पढ़ रहे हैं आर्टिकल, अब हमें उसमें नीचे पढ़ना है तो हम उसे स्क्रॉल करेंगे नीचे, है ना? हालांकि धीरे-धीरे क्या हुआ, माउस का जो स्थान है वो किसने ले लिया? टच स्क्रीन ने ले लिया। तो फॉर्म बदल गई, काम तो नहीं बदला। उसके अलावा इसमें 2 क्लिक्स होते हैं और कुछ क्लिक्स के मतलब होते हैं। जैसे लिखिए, अगर माउस में एक क्लिक किया जाए तो उसका मतलब क्या होता है? ये पूछे गए सवाल हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। एक क्लिक करने का मतलब होता है कि आप स्क्रीन से किसी एक ऑब्जेक्ट को चुन रहे हो। जो चाहे इन चीज़ों को लिख ले, जो समझना चाहे समझ ले, सिंपल है, ठीक है? तो अगर हमें स्क्रीन में से किसी एक चीज़ को चुनना है तो हम उसे क्या करेंगे? सिंगल क्लिक करेंगे, ठीक है? डबल क्लिक का मतलब क्या है? अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट पर, फाइल पर जाकर माउस से डबल क्लिक करेंगे, तो क्या होगा? वो फाइल, डॉक्यूमेंट या जो भी है वो ओपन हो जाएगा। तो खुलने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट को खुलने के लिए हम उस पर माउस द्वारा डबल क्लिक करते हैं। फिर आता है राइट क्लिक। राइट क्लिक से क्या होता है कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम चुना है उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या होगा? ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे, मान लीजिए कोई पिक है, आपने फोटोग्राफ है, आपने उस पर माउस से राइट क्लिक किया तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, प्रिंट, है ना, सेव इमेज, दुनिया भर के, न्यू फोल्डर, ऐसे नाम बन के आ जाएंगे। ठीक है, फिर चौथी चीज होती है जिसे हम कहते हैं ड्रैग और ड्रॉप, यानी हम माउस की सहायता से क्या करते हैं? वन क्लिक से किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को पिक करते हैं और उसकी जगह बदल सकते हैं, फिर उसे वहां ड्रॉप कर सकते हैं। करते होंगे आप, ये नॉर्मल चीजें हैं। हम जब कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है? तो माउस हो गया। नेक्स्ट है MICR। MICR क्या होता है? आप में से कुछ लोग जानते होंगे। MICR बहुत रोजमर्रा की चीजों में से एक है। MICR मतलब कभी ना कभी सबने देखा होता है। MICR ये होता है मैग्नेटिक इंक करेक्शन करेक्टर
रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है ये? कहाँ देखा है आप लोगों ने इसे? आपने चेक देखे हैं? बैंक में चेक लगाए जाते हैं। चेक में जो नीचे एक ऐसे बारकोड की तरह का साइन होता है विद नंबर, वो होता है क्या? MICR, पर्टिकुलर कोड होता है। तो ये भी क्या है? इनपुट है ना। अब आपको तो सिर्फ नंबर लग रहा है, फिर आती है बारी किसकी? कम से कम ये नहीं समझा होगा कभी तो बार कोड तो देखा ही होगा, बार कोड रीडर। बार कोड देखा है? जब शॉपिंग करने जाते हैं तो उसमें क्या होता है? बार कोड होता है, और बार कोड को रीड करने के लिए एक स्टिक टाइप का कुछ होता है जो आपका बिल बना रहा होता है, वो ऐसे उसको लहरा देता है उसके सामने, तुरंत बता देगा वो कितने रुपए का है ना। तो ये जो लहराने वाली चीज है जिसे बार कोड के सामने लाया जा रहा है, इसे कहते हैं बार कोड रीडर, जो कि उस बार कोड को रीड करने का काम कर रहा है। यानी आप एक डेटा इस इनपुट डिवाइस को दे रहे हो, सिंपल। फिर लिखिए OMR शीट या OMR। MR की फुल फॉर्म, OMR की फुल फॉर्म, ऐसे तो मैं सारी फुल फॉर्म बता दूंगी आपको, लेकिन ये पता होनी चाहिए। ये तो बहुत ऐसी चीजें हैं, स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आपको 100% पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता तो आप इस बात को खुद समझिए कि आप कितने अवेयर हो, कहाँ अपना टाइम वेस्ट करते हो। अगर OMR MICR ये जो हर वक्त आपका आमना सामना इन चीजों से हो ही रहा है, तब भी नहीं पता तो, है ना। तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, कहीं कहीं रीडर भी लिखा होगा, ठीक है। तो रिकॉग्निशन याद रखना है। ऑप्शन में दोनों होंगे तो रिकॉग्निशन, और अगर रीडर दे दिया उन्होंने, रिकॉग्निशन नहीं दिया, तो ठीक है, वही आंसर होगा। OMR, OMR का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, क्या करते हैं? भरते हैं OMR शीट, और उसके बाद फिर उसमें क्या होता है कि उसमें हमने इनपुट दे दिया। अब वो लाइट में, एक पर्टिकुलर लाइट में रखी जाएगी, वहां से लाइट निकलेगी, जो आंसर कीज होती है उन पे लाइट क्या हो जाती है? रुक जाती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा जब OMR शीट भरवा रहे होते हैं एग्जामिनर, तो वो कहते हैं कि गलत फिल मत करना, और अगर गलत फिल कर भी दिया तो अब उसे कोई फायदा नहीं अगर आप करेक्ट करो। क्यों कहते हैं वो ऐसा? क्या है ऐसा कि भाई उसको करेक्ट नहीं कर सकते? तो देखिए, होता ये है, सिंपल कॉन्सेप्ट ये है 4 डब्बे, आपने इसे भर दिया, तो OMR शीट कोई आदमी थोड़ा ही चेक कर रहा है, कंप्यूटर चेक कर रहे हैं। कंप्यूटर कैसे चेक करेंगे? ऊपर से लाइट जाएगी, इन जहां पर इंक नहीं भरी है, ये यहां से पास हो जाएगी, जहां इंक भरी है यहां रुक जाएगी, यानी वो आपके ए ऑप्शन को आंसर मारेगा, मान लेगा, ठीक है। जहां 2 पर आपने ये भी भर दिया, ये भी भर दिया, तो इसको कैंसिल कर देगा वो, सिंपल, ठीक है। तो पैटर्न ये होता है, और रीजन भी ये होता है। हाँ, वो बात अलग है कि किसी ने कोई बात कही, हमने सुनी ना, हमने जानने की इच्छा उससे जाहिर करी, और ना कभी आकर घर पे सोचा कि हम एक क्लिक अवे हैं। हर इंफॉर्मेशन से हमारी कितनी दूरी है? एक बटन की, कि आपको टाइप करके टिक करना है और उसके बारे में आपको 1 लाख इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन ठीक है, जितनी ईजी हो जाती है ना नॉलेज, उतना गेन करना मुश्किल हो जाता है ना। जब हर चीज किताबों में थी तब फिर भी आसान था, कि जिज्ञासा थी कि कैसे पता कर ले, कैसे जान ले। अब पता है मोबाइल में, देखेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, है ना। तो गलत अगेन। फिर इसी तरह होते हैं OCR। OCR क्या होते हैं? OCR को कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR ये OMR का ही एक विकसित रूप होते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इन्हें इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी कहा जाता है। इंटेलिजेंट, ICR भी कहते हैं इसी को, ICR, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। इनका इस्तेमाल ना बहुत ज्यादा शुद्धता से जब अक्षरों को पहचानना हो तब किया जाता है, या फिर OCR का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है जब इमेज को टेक्स्ट में चेंज करना होता है, तब इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन है ये भी क्या? इनपुट डिवाइस का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर आता है QR। QR फुल फॉर्म लिख लीजिए, क्विक रिस्पॉन्स कोड। QR कोड होते हैं ना, क्विक रिस्पॉन्स कोड होते सब हैं, पता सब है आपको, बस ये है कि
ज़हमत नहीं है बिल्कुल भी। फिर आते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल दरअसल माउस के जैसी ही संरचना होती है, लेकिन इनका इस्तेमाल किया जाता है अगेन जहाँ पर हम जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उनके साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें ट्रैक बॉल कहते हैं। जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, तो वहाँ पर माउस से काम नहीं होगा। वहाँ पर जो इस्तेमाल होता है माउस की जगह, वो होता है ट्रैक बॉल का। बड़े-बड़े सिस्टम्स में, सोनार में, स्पेस में, रडार कंट्रोल में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, जो कंप्यूटराइज्ड वर्क स्टेशंस हैं, वहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है? ट्रैक बॉल का। लेकिन काम ये किसकी तरह करते हैं? माउस की तरह करते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, लाइट पेन। लाइट पेन क्या होते हैं? ड्राइंग और ग्राफिक्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा किसी सीरीज में या कहीं, यहाँ पर रखा हुआ है आईपैड या कोई भी लैपटॉप या कुछ भी, और उसमें इस तरह के एक पेन से क्या करते हैं? कलर फिल कर रहे होते हैं, डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, फेस रिकॉग्निशन कर रहे होते हैं। तो वो सब क्या होते हैं? लाइट पेन। नेक्स्ट लिखिए, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन कहाँ देखा है आपने टच स्क्रीन? फ़ोन में देखा है, ठीक है। उसके अलावा टच स्क्रीन देखा कहीं? एटीएम मशीन जाते हैं, लिखते हैं सेविंग करंट अकाउंट, सेविंग, है ना? पैसे निकालते हैं, वो सब क्या है? टच स्क्रीन। सुपरमार्केट में टच स्क्रीन होती है। इसके अलावा भी और कुछ इनपुट डिवाइसेज़ हैं जो आपको याद आ रही हों, तो खुद लिख लीजिए, वरना मैं बता देती हूँ। बायोमेट्रिक करते हो आप, है ना? ऑफ़िशियल जो लोग होते हैं, बहुत सारे अच्छे जो संस्थान होते हैं, अच्छे इन द सेंस जो टेक्निकली शार्प हैं, वहाँ पर लॉगिन होता है। अभी तो आप देख रहे होंगे स्कूल में बच्चों की भी बायोमेट्रिक होने लगी है, अटेंडेंस नहीं होती है ना? कुछ स्कूल्स में, अगेन जो टेक्निकली शार्प होते हैं। ऑफ़िसेज़ में बायोमेट्रिक होती है, तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस ही तो है। तो लिख लीजिए बायोमेट्रिक सेंसर, बायोमेट्रिक सेंसर, स्मार्ट कार्ड रीडर, स्कैनर, माइक्रोफ़ोन, वेबकॉम। वेबकॉम क्या होते हैं? जिससे वीडियो कॉलिंग होती है ना? वेबकॉम, वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस कहते हैं। ये सब किसके एग्ज़ाम्पल हैं? इनपुट डिवाइस के, ठीक है? अब आते हैं किस पर? आउटपुट डिवाइसेज़ पर। तो ये सारी हो गई हमारी इनपुट डिवाइसेज़, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? आउटपुट डिवाइसेज़ की। अब ऐसे मैं अगर आपको कहूँ ना आउटपुट डिवाइसेज़ बता दो, 5 नहीं बता पाओगे आप, और पता सबको होंगी, लेकिन 5 नहीं बता पाओ। रीज़न? दिमाग ही नहीं लगाना है, सोचना ही नहीं है। देखेंगे, जब आएगा तभी तो देखेंगे, अभी क्या, पढ़ लेंगे, है ना? आपके आस-पास इनपुट-आउटपुट डिवाइसेज़ हैं, बट ध्यान कौन दे, सोचे कौन कि ये आउटपुट है या इनपुट है, ठीक है? हमें तो बस आउटपुट का पता है, मॉनिटर का, है ना? तो ऐसा नहीं है, लिखिए मॉनिटर, सीआरटी। क्या होती है सीआरटी? कहाँ इस्तेमाल होता है इसका और कैसे काम करती है? लिखिए सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। अच्छा, अगर मैं आपको फुल फॉर्म बता दूँ सीआरटी की, तो क्या 2 लाइन लिख पाओगे इसके बारे में और कुछ नहीं जानते हो? कैथोड रे ट्यूब। देखो, हमेशा साइंस पढ़ने की एक अप्रोच होती है। साइंस मुश्किल भी उतनी ही चीज़ है और आसान भी। आसान किस टर्म में है? मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जब भी हम साइंस पढ़ें, कोई भी साइंस हो चाहा, सबसे अच्छा तरीका है कि जो उसके वर्ड्स हैं ना, वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। अगर क्रायो वर्ड बहुत लो टेम्परेचर को डिफाइन कर रहा है, तो वो दुनिया भर की किसी भी प्रोसेस में क्रायो वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो, होगा वो लो टेम्परेचर के लिए ही। बाकी की चीज़ें बदल जाएँगी। क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है? क्रायो इंजन, है ना? क्रायोजेनिक इंजन, क्रायो ग्रेवयार्ड, तो बात की चीज़ बदल गई, सेंस समझ में आ गया कि ऐसे कब्रिस्तान जहाँ लो टेम्परेचर पर लोगों को दफनाया जा रहा हो। क्रायो प्रिजर्वेशन, किसी चीज़ को प्रिज़र्व करने के लिए, दरअसल वो भी ग्रेवयार्ड भी प्रिजर्वेशन का ही तरीका है। फूड को प्रिज़र्व करना हो, किसी की लाश को प्रिज़र्व करना हो लो टेम्परेचर पर, क्रायो वर्ड आ गया, लो टेम्परेचर हो गया, ठीक है? तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर कुछ भी नहीं पता तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन को तो जोड़ सकते हो ना। कुछ भी नहीं जोड़ पाओगे तो इतना तो पता ही है ना कि कैथोड का संबंध किससे होता है? इलेक्ट्रॉन से होता है। तो लिख लीजिए इसमें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, जो एनालॉग डेटा को
जो एनालॉग डेटा को इलेक्ट्रॉन में चेंज करती है। इलेक्ट्रॉन में चेंज करती है जो फॉस्फोरस स्क्रीन, अंडरलाइन कर लेना, जो फॉस्फोरस स्क्रीन पर टकराकर इमेज दिखाते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए मॉनिटर। अब मैंने कहा था आउटपुट के बारे में थोड़ा सा बताना कि कौन कौन से, तो मॉनिटर, ठीक है। फिर आ गई हमारी सीआरटी। अब देखिए, अब मैं आपको बोलती जाऊंगी, आप कहोगे हाँ ये भी होती है। स्पीकर्स क्या है? आउटपुट डिवाइस। एलईडी क्या है? आउटपुट डिवाइस। एलसीडी क्या है? आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर्स क्या है? आउटपुट डिवाइस, ठीक है। हेडफोन क्या है? 3D मॉनिटर्स क्या है? टीएफटी क्या है? ठीक है। प्रोजेक्टर्स क्या है? ये सब आउटपुट डिवाइस है, जिसमें आपको दिख रहा हो कुछ, वो क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर के बारे में लिख लीजिए, इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, जो आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। जैसे प्रिंटर जो है ना, हमें जो देता है वो क्या देता है? हार्ड कॉपी देता है, एक पेज देगा निकाल के, ठीक है। तो ये सब बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं, लेकिन यही डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलता है, तो सॉफ्ट कॉपी में क्या मिलता है आपको? जो विजुअल डिस्प्ले हो रहा है, यानी जो मॉनिटर से मिल रहा है। प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट देता है। फिर लिखिए इसमें, मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, मोनोक्रोम डिस्प्ले और कलर डिस्प्ले। मोनोक्रोम डिस्प्ले और कलर्ड डिस्प्ले। और इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मॉनिटर दो तरह के हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि जो कलर्ड डिस्प्ले मॉनिटर होता है ना, उसमें 256 कलर, वो हमें 256 कलर दिखा सकता है। कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर 256 दिखा सकता है। फिर लिखिए एलसीडी क्या होती है? फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कैसे काम करता है? दो प्लेट्स के बीच में लिक्विड भरा होता है, सिंपल। और इस लिक्विड के कारण ही क्या दिखता है, मतलब अब अगेन वो बहुत टेक्निकल हो जाएंगी बातें, और उसमें हमें पढ़ना नहीं है, हमें जनरल कंप्यूटर पढ़ना है ना। तो इसी लिक्विड के कारण क्या दिखाई देते हैं? चित्र दिखाई देते हैं। फिर आ जाती है बात किसकी? एलईडी की। एलईडी में लिख लीजिए, इनमें इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। तो दरअसल इसमें डायोड होते हैं, और ये डायोड में जब करंट फ्लो करता है तो स्क्रीन क्या होती है? चमकने लगती है, जिसकी वजह से वो चित्र दिखाई देते हैं। फिर लिख लीजिए टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, इसमें ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। अच्छा, टीएफटी का जो एक बहुत बड़ा फायदा है वो क्या है? टीएफटी में ना, अगर हम टीएफटी में चित्र को देखेंगे ना, तो हम किसी भी एंगल से देख सकते हैं। जैसे मॉनिटर में तो आपको उसके सामने होना है ना? ये मॉनिटर है, आप उसके सामने होंगे तब आपको। टीएफटी में आप कितना भी घूम जाओ, आप कहीं से भी देख लो, आपको हर एंगल से अच्छी तस्वीर दिखाई देगी। तो लिख लीजिए इस बात को भी, इसमें बने चित्रों को डिफरेंट एंगल से देखा जा सकता है। और कौन है आउटपुट डिवाइसेस में? ब्लूटूथ, सॉरी स्पीकर्स कनेक्टेड बाय ब्लूटूथ और वायर, स्पीकर्स, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर्स। ठीक है, अब एक नोट करके लिखिए, पेरीफेरल डिवाइसेस। पेरीफेरल डिवाइसेस, पेरीफेरल डिवाइसेस में लिख लीजिए, ऐसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर से कनेक्ट हो सके। ऐसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर से कनेक्ट हो सके। अब मुझे बताइए, सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन पेरिफेरल डिवाइसेस का भाग नहीं है? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट, या सभी?
तो भाग नहीं है पूछा है। अगर पूछा जाए कौन इसका भाग है और चौथा ऑप्शन है सभी। तो देखिए इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? अगर आपको पता है कीबोर्ड है तो क्या कीबोर्ड कंप्यूटर से अटैच नहीं हो सकता? हो सकता है। आउटपुट डिवाइसेस क्या है? स्पीकर क्या नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ऐसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर से अटैच हो सके उसको क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों ही क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस हो सकते हैं। ठीक है। फिर लिखिए प्रिंटर्स। प्रिंटर्स, प्रिंटर के बारे में लिखिए इसकी गति कैरेक्टर पर सेकंड। प्रिंटर्स, प्रिंटर्स का क्लासिफिकेशन याद रखिएगा। इसकी गति कैरेक्टर पर सेकंड, लाइंस पर सेकंड या पेजेस पर सेकंड में मापी जाती है। तथा इसकी क्वालिटी डॉट पर इंच में मापी जाती है। डॉट पर इंच में मापी जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहले हैं इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरे हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर यानी मॉडर्न प्रिंटर। मॉडर्न प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर अगेन दो तरह के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर इसका बस क्लासिफिकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसके अंतर्गत आता है। ठीक है। दूसरा हो गया लाइन प्रिंटर। अगेन कैरेक्टर प्रिंटर में कौन कौन आएगा? एक आते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील, जेड या एस, व्हील प्रिंटर। और दूसरे आते हैं कौन? डॉट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स प्रिंटर। इसी तरह लाइन प्रिंटर में आते हैं ड्रम और चेन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। ये क्लासिफिकेशन से ही सवाल बनते हैं डायरेक्ट। ठीक है। अब जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं ये कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? तो इसमें आ जाएंगे लेजर, इंकजेट, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। और आ जाएंगे इसमें थर्मल, थर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, प्रिंटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इनमें जो मोस्ट एडवांस प्रिंटर है वो है लेजर प्रिंटर। मोस्ट एडवांस प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर। फिर लिखिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हमने कहा था ना हार्डवेयर में क्या क्या पढ़ना है? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो जैसे हाइब्रिड कंप्यूटर क्या थे? एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन। उसी तरह ये भी क्या होते हैं? इनमें दोनों चीजें होंगी, इनपुट भी होगा आउटपुट भी। कोई एग्जाम्पल सोच पा रहे हो आप? इसका कोई एग्जाम्पल सोच पा रहे हो? जैसे मॉडम, है ना, जैसे कोई कैमरा, ये सब क्या है? जो इनपुट भी ले रहा है और आउटपुट भी दे रहा है। ठीक है। तो इसके टाइप्स में हम एग्जाम्पल समझ लेंगे। सबसे पहला टाइप लिख लीजिए पैरेलल पॉट। पैरेलल पॉट, इसमें एक समय में 8 से अधिक तार जोड़े जा सकते हैं। पैरेलल प्लॉट, इसमें एक समय में 8 से अधिक तार जोड़े जा सकते हैं।
इसे सेकंड लिखिए सीरियल पोर्ट, लिखिए इसे कम्युनिकेशन पोर्ट या कॉम भी कहते हैं, COM। इसे कम्युनिकेशन पोर्ट या कॉम भी कहते हैं। एग्जाम्पल मॉडेम, मॉडेम आदि को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है दरअसल। ठीक है, जैसे स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, ये क्या है? इनपुट आउटपुट दोनों की तरह तो काम करती है। फिर लिखिए यूएसबी, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। और एक यूएसबी पोर्ट में 127 डिवाइसेस को जोड़ा जा सकता है। एक सिंगल यूएसबी पोर्ट में 127 डिवाइसेस को जोड़ा जा सकता है। फिर है इनपुट आउटपुट डिवाइस में फायर वायर, फायर वायर, FIREWIRE, फायर वायर। लिखिए इसका प्रयोग वीडियो कैमरा आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। HD ड्राइव या फिर DVD वगैरह, ये सब फायर वायर द्वारा कंप्यूटर से जोड़े जाते हैं। तो ये सब क्या हो गए? इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब एक हेडिंग और डाल दीजिए, प्लॉटर। एक अलग सी चीज पढ़नी है जिसे हम कहते हैं प्लॉटर। ये प्रिंटर जहां आपने पढ़ा ना वहां लिख लीजिए, दरअसल वहां छूट गया ये प्लॉटर। दरअसल हम जब बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे आपने, जब उन्हें प्रिंट कराना होता है तो प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बस यही नोट कर लीजिए। इसमें जो HD में बैनर्स होते हैं, लिखिए HD बैनर्स को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। यानी जो फोटोज क्या होती हैं, HD में होती हैं या BMP में होती है। BMP क्या होता है? बिट मैप फोटो। उन सब को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। वो प्रिंटर से तो होंगे नहीं, प्रिंटर का साइज तो बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो अभी तक यहीं रखेंगे, यहीं तक रखेंगे आज। कल हम हार्डवेयर की जो बची हुई चीजें हैं, CPU, मेमोरी, मेन चीज यही बची, एक बार चेक कर लेते हैं। इनको पढ़ेंगे और सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हार्डवेयर में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने बात की किसकी? इनपुट डिवाइसेस की, आउटपुट डिवाइसेस की, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर्स। ठीक है, अभी हमारा मदरबोर्ड हो गया, कंप्यूटर मेमोरी और CPU, ये दो चीजें बचती हैं और उसके बाद हम शिफ्ट कर जाएंगे किस पे? सॉफ्टवेयर में। तो आई होप यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। अगेन मैं बता रही हूँ आपको कि बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन ओवरकम तो इन्हीं से होकर गुजर कर करना पड़ेगा। तो उसका एक ही तरीका है, रिवाइज कर लीजिए। आज ही 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएंगी चीजें। तो कल मिलते हैं फिर।